हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि IAS में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। मैं एक बार पुनः तीसरे लेक्चर को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज से हम लोग पाषाण काल से स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो इसके पहले जो भी 2 लेक्चर हुए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। और यहाँ से हम लोग आज तीसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने काल विभाजन या इतिहास का विभाजन देखा था, जिसमें कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक को कैसे, किस प्रकार से और किस आधार को लेकर जेम्स मिल ने बांटा। फिर उसके बाद राष्ट्रवादियों ने क्या किया, फिर मार्क्सवादियों ने क्या किया, उसको बहुत ही अच्छे से बताया गया है आपके सेकेंड लेक्चर में। तो आप लोग उसको देख लेंगे तो इसे समझने में आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं। अब फ्रेंड्स, प्राचीन काल को भी अध्ययन के क्रम में काल अथवा युग में विभाजित करते हैं। इसका आधार क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जैसे ये 3 में बांटते हैं। पहला, इसको पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसको प्री हिस्टोरिकल एज। और दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। आपका जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से हमें साक्ष्य या मतलब जो भी साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों अच्छे से हमें मिलने लगते हैं। तो यहाँ तीसरे से हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी हमारा पूर्व ऐतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके जानने का स्रोत सिर्फ पूरा तत्व होता है। पूरा तत्व के आधार पर ही हम लोग अपने इतिहास को जान पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और है भी तो वो अपठनीय है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे पूर्व ऐतिहासिक काल में हम पूरे पाषाण काल को रख लेंगे, उसमें से जितने भी हैं पाषाण काल में, तो उसको पूरा रख लेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल का भी अपना अलग अलग विभाजन होता है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ तक उसको हम लोग उसमें रख लेते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक में आते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूरा तत्व है, साक्ष्य है ही नहीं। मतलब साहित्यिक जो है साक्ष्य के रूप में सिर्फ पूरा तत्व है। पूरा तत्व में आप लोग जानते हैं, जैसे अभिलेख हो गया, टीला हो गया, सिक्के हो गए। तो ये जो भी तमाम प्रकार के ये सब जो पूरा तत्व है, उसी के आधार पर इन कालों का हम एनालिसिस करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें पूरा तत्व तो है, पूरा तत्व के आधार पर ही करते हैं। इसमें लिपि है, क्या है, लिपि है, लेकिन इसे पढ़ी नहीं जा सकी है। आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए इसका कोई रहने या न रहने का कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा कि इसमें क्या है। लेकिन पूरा तत्व है, तो इसी के आधार पर इस पूरी काल का हम लोग मतलब उसका वर्णन करते हैं। उसी के आधार पर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम जान नहीं पाते हैं। प्रशासनिक, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इस सब चीज़ों का जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। इसमें 2 आते हैं फ्रेंड्स। एक तो सिंधु सभ्यता आ जाती है, एक सिंधु सभ्यता जिसमें साक्ष्य तो है, लिपि है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। एक आ जाती है वैदिक सभ्यता। अब आप लोग कहेंगे वैदिक में तो है ही, हमारा ऋग्वेद है, तो इसे इसमें क्यों रखे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन हमारा जो भी ऋग्वेद है जिसमें साहित्य तो मिलने लगते हैं। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में जो भी वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य इसको श्रुति साहित्य कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आप लोग जान लीजिए कि भाषा जो है, इन लोगों के पास लिपि नहीं थी। वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता वाले लोगों को लिपि इनके पास नहीं थी। भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी। तो लिपि नहीं थी
तो उसको लिपिबद्ध कैसे करेंगे। इसलिए उस समय ये लिपिबद्ध नहीं हुई, इसको इसीलिए श्रुति साहित्य कह दिया गया। सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुन सुनकर ये लोग अपने श्रुति साहित्य को बढ़ाते थे। एक पीढ़ी कहती थी, दूसरी सुनती थी, फिर उसे कुछ याद होता था, फिर वो तीसरी पीढ़ी को बताती थी, फिर उसे कुछ याद होता था। अब सब कुछ हूबहू तो याद रह नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें आप देखते होंगे, ब्राह्मण है, वेद है, उपनिषद है, अरण्यक है, इस रूप में इसका पाठ कराया जाता था। तो इसको सुन सुनकर जाते थे। तो आगे चलते चलते इसी प्रकार से इसमें न जाने कितने परिवर्तन हो गए, और परिवर्तन होने के बाद में जाके इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो आप ही बताइए कि ये कितना एथेंटिक रह गया होगा। इसमें लिपि है, साहित्य भी है, बाद में जो लिपिबद्ध हुआ है इसमें ऑथेंसिटी की प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का अभाव है इसमें। इसलिए इसे भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में रख देते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं कि वेद को अपौरुषीय कह दिया गया है, वेद व्यास को कह दिया गया है। ये सब इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, काल्पनिक चरित्र हैं ये लोग। कोई इनका कोई बहुत एथेंटिक साक्ष्य नहीं है कि नहीं ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे। तो बस ऐसे ही हिंदू मैथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से इससे वैदिक सभ्यता को भी हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रख देते हैं। उसके बाद ये ऐतिहासिक काल आ जाता है। हाँ, इसमें तो हमें पूरा तत्व तो होता ही है, प्लस इसमें साहित्य भी मिलता है जो पठनीय होता है, जिसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ से हमें साहित्य मिलते थे कि हर एक चीज़ को इतिहास नहीं कह सकते। कहते हैं कि जो बीत गया है वही इतिहास है, नहीं, जो बीत गया वो इतिहास तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इतिहास सिर्फ उस इतिहास की संज्ञा सिर्फ उसी को दी जा सकती है जिसका साक्ष्य हमारे पास हो। जैसे अब महाभारत है, एक ग्रंथ है, रामायण है, अभी तक इसे हमें इतिहास में शामिल नहीं किया, उसकी कुछ कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है, लेकिन पूरा प्रामाणिक साक्ष्य हमें नहीं मिल पाया है ना। तो इसे मतलब मैथोलॉजी कह देते हैं। तो इसको इतिहास नहीं मान सकते। इतिहास वही है जिसका साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हो, उन साक्ष्यों पर जिसका अध्ययन हम कर सकें, उसे इतिहास कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल, इतिहास काल यहीं से स्टार्ट होता है, जिसका पूरा तत्व और साहित्य दोनों का साक्ष्य मिलने लगता है। उसके पहले पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में हमें जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका विभाजन करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग पाषाण काल को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, हड़प्पा काल को पढ़ेंगे और वैदिक काल को पढ़ेंगे, जो आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। इसी प्रकार फिर बुद्ध काल से यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से साक्ष्य मिलना पड़ेगा। यहाँ तक कि विदेशी साक्ष्य भी मिलने लगेगा। मौर्य काल में आप देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका मिल जाती है, हमारे चाणक्य जी की अर्थशास्त्र मिल जाती है। मौर्योत्तर काल आ जाएगा, गुप्तोत्तर काल। तो इस प्रकार से हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए चलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान रखना है कि हमें इसमें कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, संस्कृतियों का इतिहास पढ़ना है, और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो लेक्चर है वो UPSC वालों को ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर वनडे के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो उन्हें ये लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें बोरिंग फील होगा। ये वनडे एग्जाम के लिए क्लासेस है भी नहीं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग मत देखिए, क्योंकि आप लोगों को ये जो क्लासेस हैं आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आप लोगों के लिए लाभदायक उतना ज़्यादा नहीं रहेंगी। हाँ, आगे बहुत सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे जो UPSC के प्रीलिम से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इसमें लेक्चर हो जाता है तो आप लोगों को इतना अच्छा ये नहीं लगेगा। UPSC वालों के लिए, स्टेट PSC वालों के लिए, जैसे सिविल सर्विसेज में PCS के जो स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं, उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पे डील कराए जाएंगे। जो लोग भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्जाम वालों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं, झूठ मूठ का बरगलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो UPSC वाले बच्चे इस क्लास के महत्व को समझ पाएंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को जान पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इतिहास की कुछ शब्दावलियाँ हैं, वही जो हमने बता दिया है उसी को यहाँ पे हमने PPT में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यही है, प्राक इतिहास है। लगभग 20 लाख से
3000 BCE, BCE और CE का मतलब कल हमने बताया था, 3000 BCE तक का कालखंड, इसे जानने के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः पुरातात्विक सामग्रियों जैसे जीवाश्म, पत्थर के औजार, मृदभांड, हड्डियां इत्यादि के सहारे इसे जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा प्राक इतिहास। दूसरा आता है आद्य इतिहास। लगभग 3000 BC से लेके 600 BC तक का कालखंड, इस कालखंड का लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। आप लोग सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि उसकी जो चित्राक्षर लिपि है, पिक्टोग्राफ कहते हैं, उसको आज तक बहुत लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, उसे पढ़ा नहीं जा सका। शायद जो भी हम लोग कल्पना किए हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कि अरे नहीं ऐसा था, बाढ़ आई, प्राकृतिक जो भी आपदा आई, उसका पतन हुआ, शायद जब लिपि पढ़ी जाए, साहित्य पढ़ा जाए, तब उसका पूरा ही स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। तो लिपि तो पढ़ी गई नहीं है अभी तक। तो पूरा तत्व के आधार पे जो भी एनालिसिस होता है उसे हिस्टोरियन करते हैं, तो उसी आधार पे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसे भी जानने का क्या आधार है? सिर्फ पूरा तत्व ही है। ये है उदाहरण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता है। तो ये हो गया आद्य इतिहास। नेक्स्ट है इतिहास। 600 BC से आगे का कालखंड, यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है और जिन्हें पढ़ भी लिया गया है, अर्थात पठनीय है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने लगता है। हम लोग राजनीति इतिहास, संस्कृति का इतिहास सब कुछ पढ़ते हुए अच्छे से आगे बढ़ चलते हैं। अब फ्रेंड देखिए, संस्कृति हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले यही जानना चाहिए कि संस्कृति बेसिकली होती क्या है, संस्कृति हमें कहते क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे है, किसी स्थान या देश विशेष के लोगों की जीवन शैली को संस्कृति कहा जाता है। इसके तहत कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज तथा आचार व्यवहार आदि आता है। इसका निर्णय विभिन्न पीढ़ियों के सामूहिक योगदान से एक लंबे कालखंड के तहत होता है। संस्कृति सदैव सतत रूप से विकसित होती रहती है। फ्रेंड्स आप लोग इसे देख लिए होंगे, संस्कृति उसे कहते हैं, वैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी एक क्षेत्र है, ठीक, कोई भी एक ये क्षेत्र है मान लीजिए, इस क्षेत्र विशेष में जो भी यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उन लोगों के जो जीवन स्तर होता है, जो रहन सहन होता है, जो जीवन लाइफ ऑफ पैटर्न, जो जीवन जीने का उनके तरीका होता है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। जैसे लोग रह रहे हैं तो उसे संस्कृति कहते हैं। और जब यही संस्कृति, वही जीवन स्तर, वही संस्कृति जब एक बड़े क्षेत्र में फैलकर, ये बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैलकर एक मानदंड के रूप में स्थापित हो जाए, ठीक, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हो जाए, ये कल्चर स्टैंडर्ड कल्चर हो जाए, तो इसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि बहुत सारी संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता में देखिए बहुत सारी कालीबंगा संस्कृति है, सोथी संस्कृति है, इत्यादि बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो इन्हें संस्कृति कहते हैं। लेकिन इसी में से जो हड़प्पा संस्कृति है वो आगे बढ़कर एक मानक स्थापित कर लिया, ये एक मानदंड स्थापित कर लिया, तो इसे हम क्या, हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिए, इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिए। और संस्कृति, ये जो छोटी छोटी जो संस्कृतियाँ हैं, ये संस्कृति रहने लगी। तो फ्रेंड्स यही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत कॉमन है। यही सभ्यता है कि संस्कृति के मानवीकरण की अवस्था सभ्यता कहलाती है। मानव द्वारा जब उन्नत तकनीकी तथा उच्च आर्थिक भौतिक समृद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है, तब इसे सभ्यता की अवस्था कहा जाता है। और नगरीकरण, जैसे यहाँ पे दे रहा है, नगरीकरण सभ्यता का आवश्यक लक्षण होता है। आप ही सोचिए कि कोई भी जो संस्कृति है, जब वो मानदंड कब स्थापित करेगी, जब उसमें उसका विकास चरमोत्कर्ष पर होगा। जैसे मानिए फ्रेंड्स, ये एक सीढ़ी है,
थोड़ा सा डायग्राम बना के आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए संस्कृति की सीढ़ी है। संस्कृति इस प्रकार से आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, ये अपने विकास की चरम अवस्था पे मानिए पहुंच गई। नगरीकरण तो अपने आप में आएगा, विकास का होना ही नगरीकरण दर्शा रहा है। तो ये यहाँ पे पहुंच गई। अब इसी को हम सभ्यता कह देंगे। दैट कॉल इज सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो इसी को हम कहते हैं। आगे चलिए देख लेते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल का देखिए 20 लाख BCE से लेके 3000 BCE तक का इसका काल है। और जो मानव का भी जो भी विकास है, ये देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन और हिमकाल और पाषाण उपकरण एवं काल विभाजन, मतलब उपकरणों के आधार पर, जो पत्थरों के उपकरण है उसके आधार पर भी इसका काल विभाजन होते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मानव का विकास कब से, मतलब हम लोग जाने हैं, आपको पता है कि मानव के क्रमिक विकास को ही आप इतिहास कहते हैं। पहले 1950 के दशक में आप लोग पता है, उसके पहले हम सन राजाओं के इतिहास को ही इतिहास कहते थे, फैक्ट्स को और राजाओं के सन को कहते थे। लेकिन 1950 के दशक में मार्क्सवादियों ने इसे बहुत बड़ा चेंजेज लाया और उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग वंश या युद्ध या राजा वंश को विकास को हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आप ही सोचिए कि जब एक युद्ध होता है किसी भी चीज़ में, तो ना कि उसमें एक राजा विजय या पराजित होता है, बल्कि उस कालखंड की, उसके समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का पराजय और विजय होता है। तो इस प्रकार से ये लोग हर चीज़ को अर्थ से जोड़कर, मार्क्सवादी लोग हर चीज़ को अर्थ से जोड़कर ही देखते हैं। तो वो लोग इस आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मानव का जो विकास है पृथ्वी पर, ये कब से माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता होगा कि पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई अवतरित नहीं हुई है, बल्कि अपने पूर्ववर्ती जीव रूपों से इसका विकास हुआ है। देखिए एक विद्वान थे चार्ल्स डार्विन, 1859 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान जाइए कि चार्ल्स डार्विन जब ये 22 साल के थे, तभी ये एक पीगल नामक शिप में बैठकर, पीगल नामक जहाज या शिप में बैठकर समुद्र यात्रा पर निकल गए। और समुद्र यात्रा पर इन्होंने 5 साल बिता दिया। ठीक है, जब 5 साल बिता दिया, इसके बाद इसमें इन्होंने ये समुद्र यात्रा के समय अलग अलग आइलैंड, अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री, अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग जानवरों का इन्होंने मतलब देखा, ऑब्जर्वेशन किया। और उसके बाद जब यहाँ से ये लौट कर आए तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्राकृतिक चयन उसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने इसका सिद्धांत दिया और इन्होंने एक बुक लिखी। ये सिद्धांत किसमें इन्होंने दिया? बुक इन्होंने लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बायो को, मतलब इनका जो सिद्धांत था ये बायो के परिप्रेक्ष्य में था। इससे बायो में बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया इनका सिद्धांत। लेकिन इसे हम हर चीज़ पर लागू करके देखते हैं, तो इसे हम इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने एक किताब लिखी और उसी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इस थ्योरी का मतलब है, इस थ्योरी के जो अनुसार जो लोग अपने प्राकृतिक पर्यावरण, जो इनका नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, के लिए बेस्ट होते हैं, फिट होते हैं, जो लोग उसके घर्षण को सह पाते हैं, नेचर उन्हें ही सेलेक्ट करती है और वही फिर अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज़ हो रही है उसमें हर चीज़ को घर्षण हो रहा है, और उस घर्षण से जो बच जा रहा है, जो ख़त्म हो जा रहा है, वो तो फिनिश, वही उसका काम ख़त्म। लेकिन जो बच जा रहा है, जैसे मानिए कि अभी कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये प्राकृतिक है, तो उसके आपदा से, उसके मतलब प्रकोप से जो इंसान वहीं ख़त्म हो गए वो तो ख़त्म,
लेकिन जो बच गया उसे ही नेचर सेलेक्ट करेगी। उसे ये मान लिया जाता है कि उसको ने प्रकृति ने चयन उसका किया है और फिर उसी को जीने का अधिकार है, वही अपने फिर आगे जो भी अपनी पीढ़ी है उसको पास आउट करेगा। लेकिन इसका इसी में मतलब इन्होंने एक फिर सिद्धांत देते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट हो, जो सर्वाइव करने में जो योग्यतम की उत्तरजीविता, देखिए इसमें है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट या फिटेस्ट, इसे फिटेस्ट कहते हैं। जो फिट हो उसे ही नेचर सेलेक्ट करती है और उन्हें ही आगे अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने का अधिकार होता है। तो ये इनके सिद्धांत का यही मतलब है। लेकिन चार्ल्स डार्विन एक चीज़ को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि उन्हें तब जिन की जानकारी नहीं उन्हें थी उस टाइम। लेकिन आज हम लोगों को जिन की जानकारी है, तो आज इनके मतलब जो भी सर्वाइवल जो भी नेचर होता है उसके साथ जो लोग भी फिट होते हैं, उसका कारण जो होता है वो जीन होता है। जिन में ही कोई भी चीज़ सहने या न सहने की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ करने की क्षमता होती है। तो बाद में जब अब के इसको थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया गया कि जेनेटिक, इसमें ये आपके मतलब वो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जेनेटिक और डार्विन्स थ्योरी, तो इसको पूरा क्या दिया गया, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसको यहाँ तक इसी प्रकार से यहीं से आप लोग देखिए कि प्रकाशन इनके जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इसके प्रकाशन के बाद मानव के विकास का परिणाम माना गया। हम आप लोगों को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या बेस्ट इसको बता रहे थे। तो ये तीनों थ्योरी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के बाद मानव को विकास का परिणाम माना गया, इसी के बाद विकास का परिणाम माना गया मानव को। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत प्राकृतिक चयन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तथा योग्यतम उत्तरजीविता, मतलब जो योग्य है उसकी उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को अन्य जीवों के साथ साथ मानव पर भी लागू किया जाता है। तमाम प्रयोगों से यह बात साबित हो चुकी है कि लगभग 20 लाख BCE से 10,000 BCE तक प्राइमेट से मानव का विकास हुआ। प्राइमेट मतलब नर वानर, जो मानव का पहली अवस्था है वो प्राइमेट ही थी। इसको नर वानर कहते थे। विकास हुआ जिसे निम्नवत देखा जा सकता है। इसमें अलग अलग प्रजातियां निकल कर आई, तो इसे हम लोग देख सकते हैं। हमने एक टेबल दिया है आप लोगों को, तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से भी। फिर देखिए इसमें लगभग 26 लाख BCE के आसपास प्राइमेट और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्रथम होमिनिड का उद्भव हुआ। प्रथम जो मानव था वो किस रूप में हुआ, प्रथम होमिनिड के रूप में इसका उद्भव हुआ। और प्राइमेट तथा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में सिर्फ एक ही अंतर ये था कि वो 2 पैरों पर चल सकता था। ये लेकिन बहुत बड़ा क्रांतिकारी चीज़ था कि 2 पैरों पर जब मानव चलने लगेगा, पहले तो 4 पैरों पर चलता था, लेकिन जब 2 पैरों पर चलने लगेगा तो उसके दोनों हाथ खाली हो जाएंगे, वो फल तोड़ सकेगा, उससे कार्य कर सकेगा। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव था, इसे माना जाता है। तो धीरे धीरे होमोनिड की विभिन्न प्रजातियों का भी विकास हो गया, उसकी बहुत सारी प्रजातियों का विकास होने लगा। फिर कालक्रम में मानव की कपालधारिता बढ़ती गई और कई उनके मतलब जो कपालधारिता वो भी बढ़ती गई, उनके शारीरिक लक्षण भी बहुत सारे जो थे उभरते गए और महत्वपूर्ण जेनेटिक मतलब उनके जीन में भी परिवर्तन होते गए और मानव में बौद्धिक एवं कलात्मक प्रतिभा का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप भाषा, संचार, कला, ज्ञान, धर्म, विज्ञान, दर्शन, रीति रिवाज के रूप में मानव संस्कृति का विकास हुआ, जो आज हम लोग आधुनिक काल में देखते हैं। इसी प्रकार से हमें क्या हुआ, मानव संस्कृति का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि मानव का विकास इस क्रम में हुआ है और ये टेबल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बस उसी चीज़ को अच्छे से बता दिया गया कि ऑस्ट्रेलो जो पिथिकस थे ये कहाँ पे थे, तो ये अफ्रीकेनुस मतलब ये अफ्रीका में थे और इनका जो क्रम था 26 लाख BCE था। ये नदियों के बहाव से निर्मित औजारों का प्रयोग करते थे। इनके लिए मतलब क्या प्रयोग करते थे, जो नदी के बहाव से उससे कट के जो भी औजार बनते थे उसी का ये लोग प्रयोग करते थे। ये मुख्यतः शाकाहारी थे। ऑस्ट्रेरोबोस्टस था, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक ही सीमित था। यहाँ पे देखिए
ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक ही सीमित था। उसके बाद था जेंजोथ्रोपस बोइसस। इतना आप लोगों को जानकारी मतलब कोई इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉमन जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग इस पीपीटी को पढ़ सकते हैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी। फिर ये इसी प्रकार से देखिए पिथेकैंथ्रोपस है। फिर होमो इरेक्टस आप लोगों को पता है 17 लाख बीसी। ये हस्तकुंठार कैलेक्टोनिक लेवेलोसियन और गोलाकार कछुए के आकार के ये लोग होते थे। और प्रथम जो मनुष्य अफ्रीका के बाहर निकला यही था, जो अफ्रीका के बाहर निकला होमो इरेक्टस, तो ये मतलब यही थे। और दूसरा जो जीवाश्मैन है यह मैमथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता था। और जो पिकेनेसिस है ये आग का आविष्कार करने वाला प्रथम मनुष्य था। आग का आविष्कार समझिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी क्रांतिकारी ये बदलाव था कि इनको आग मिल गई। और आग सोचिए मिल गई तो ये अपना भोजन जो है भून कर खाने लगेंगे, इन्हें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे इसी तरह से विकसित होने लगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। निएंडरथल ये फलक औजारों का बेहतर प्रयोग करने जाता है। फलक मतलब कि जो फाल होता है उसको, जैसे पत्थरों को पतले पतले फालों में तोड़ देता था और उस औजार का ये प्रयोग करता था। यह पूर्व से भी अधिक दक्ष शिकारी मानव था। और यह प्रथम मनुष्य था जिसने शवों को दफनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। पहले तो ऐसे ही लोग मर जाते थे, कोई मतलब नहीं था, कहीं मर गए कहीं हो गए, इन्हें कोई ये नहीं था कि इन्हें दफनाना भी है। तो ये पहले मनुष्य थे जो लोग शव को दफनाना स्टार्ट किए। फिर क्रोमैग्नन ये फ्रांस में मिलती है, ब्रोकन हिल पश्चिम एशिया में, फिर ग्रीमाल्डी ऑस्ट्रेलिया में, संसलाद है दक्षिण अफ्रीका में। इसी प्रकार होमोसैपियंस जो हम लोग आधुनिक जो हम लोग मनुष्य हैं उसको तो होमोसैपियंस ही कहते हैं। इसके बाद फलक और बेहतर औजारों का निर्माण, हड्डी व जानवरों के सींग द्वारा बने औजारों का प्रयोग करने लगे। सर्वाधिक दक्ष शिकारी, स्पष्ट भाषा बोलने वाला एवं संचार करने वाला मानव। फिर उसके बाद स्तरीय कला प्रदर्शन करने वाला मानव, चित्रकला, संगीत, नृत्य। उदाहरण फ्रांस के लस्काओ, स्पेन के अल्तामीरा तथा भारत के भीमबेटका में सुंदर चित्रकारियां प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मानव पहले कैसे था, जानवरों जैसा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होते होते कैसे परिष्कृत रूप में आ गया। फिर फ्रेंड्स देखिए आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है तो हम यही देखते हैं। और मानव विकास एवं विसरण का सिद्धांत, इसको हम अगले लेक्चर में ही पूरा करेंगे। तो इसे देखेंगे कि अगले लेक्चर में ये कैसे होता है, और इसको यहीं तक रहने दे रहे हैं क्योंकि ये फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। इसे स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये देखिए अलग इसका टॉपिक हो जाएगा जो कि है विकास के दौरान मानव पर्यावरण का संबंध। तो फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस प्रकार से देखेंगे तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं वीडियो को। और एंड करने के बाद इसका जो 4th लेक्चर है या अगला लेक्चर जो भी है इसके बाद देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को इतनी देर देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।